हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं अपने एसएसटी ग्रेड 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें मेनली दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना चाहिए और लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इन दो तीन चीज़ों के बारे में मोटी मोटी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देर न करते हुए डिस्कस कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, रिसोर्स होते क्या हैं। सिंपल सी एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है। क्या होता है रिसोर्स? ऐसे रिसोर्सेज हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारे यूजेस में आती हैं वो हमारे लिए सारे रिसोर्सेज हैं। बट कैसे रिसोर्सेज होने चाहिए? वो हमें टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होनी चाहिए, हमें उन्हें यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग्स, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें हम परचेज कर सकें, जिन्हें हम यूज कर सकें। थर्ड थिंग्स इसमें बताई गई है कि कल्चरली एक्सेप्टेड होने चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो कल्चरली हमारी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये सारे क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे, हमारे लिए रिसोर्सेज होंगे। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे लिए हमारे यूज में आते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज होंगे। इसमें हम अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट टाइप दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, ट्री हो गया, एनिमल्स हो गया। ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। भाई हम नॉन बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारी नॉन बायोटिक रिसोर्सेज के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज के रूप में देखने को मिलते हैं। द बेसिस ऑफ एनेक्जिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें हमें दो टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम फिर से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि ये भी रिन्यूएबल होते हैं लेकिन इसे रिन्यूएबल होने में बहुत लंबा टाइम जाता है, हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसमें हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी, कोल आ जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप्स हम देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशंस का ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे हमें देखें तो यहाँ पर चार टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी व्यक्ति के पास होते हैं, किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं, तो हमें वो कहलाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे किसी का घर हो गया, किसी की गाड़ी हो गया, किसी का फ़ोन हो गया, ये उसके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। वहीं सेकेंड थिंग्स इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज जहाँ पर उस कम्युनिटी, उस समुदाय के लोगों का, सबका, उन समुदाय के लोगों का दायित्व हो, उन समुदाय के लोगों का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें प्लेग्राउंड्स हो जाएंगे, हमारे पब्लिक पार्क्स हो जाएंगे, पॉन्ड्स हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स हो जाएंगे, ये सारे हमें कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। थर्ड थिंग्स इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो टेक्निकली इंडिया में या फिर किसी भी देश में जो सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए या कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए, वो किसके रिसोर्सेज होंगे? नेशनल रिसोर्सेज होंगे। कि गवर्नमेंट कि किसी भी डेवलपमेंट काम के लिए आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी खरीद सकती है, परचेज कर सकती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए होगी। इसीलिए हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स को हटा के लीगल राइट्स को बना दिया गया है। अगली फोर्थ हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनेशनल ओशियंस हैं, इन्हें गवर्न किया जाता है। इनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें कहाँ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे परमिशन लेनी होती है। तो ये हमें देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगले टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें मेनली चार टाइप्स देखने को मिलते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें पोटेंशियल तो है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास क्या है, हम लोग अभी इकोनॉमिकली इस तरीके से फिजिबल नहीं है कि हम उनका यूज कर पाएँ या अच्छे तरीके से उनका यूज कर पाएँ, तो इन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बात करें तो हम गुजरात का एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें हवाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि विंड एनर्जी
बहुत अच्छी मात्राएं हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि विंड एनर्जी को हम लोग वहाँ पर बड़े मात्रा में यूज कर सकते हैं, बड़े मात्रा में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी स्टार्टिंग कुछ मात्रा में स्टार्ट हुई है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉस्टली है, इसकी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कैटेगरी को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, जो इन्हें हम लोग प्रॉपर एट द प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हो गई, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, इन्हें हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। अगला थर्ड इज स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टॉक के रूप में है, हमें पता है, आइडेंटिफाई किया है हमने, स्टॉक के रूप में है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक कहते हैं या स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेट की जा सकती है और इंडिया में ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जिनसे हम लोग हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से अभी तक हमने उसका उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि जर्मनी जैसी कंट्री में ये कुछ स्टार्टिंग के रूप में देखने को मिल रहा है अभी, बट अभी ये बड़े विस्तार पर नहीं देखने को मिलता है, इसकी टेक्नोलॉजी अभी लिमिटेड ही है। अगला है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, हम लोग उसे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट हमने उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखा है कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसे क्या करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर डैम की बात करते हैं, यहाँ पर हम पानी डैम्स में रिसोर्स करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, इन फ्यूचर में हम उसे यूज करेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखते हैं। अगला टॉपिक दिया है हमारी एनसीईआरटी में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्यों ज़रूरी है हमें इन रिसोर्सेज को बचाना, क्यों ज़रूरी होता है, क्या हमें यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ओवर यूजेस हमें देखने को मिलता है कि इन रिसोर्सेज का ओवर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये कम होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग्स हमें देखने को मिलती है, इन रिसोर्सेज को जो सोसाइटी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट रूप से देखने को मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वही कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिच लोग और रिच हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते हुए दिखते हैं। फोर्थ थिंग्स ये कि इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है कि अगर हम बेहतर तरीके से इन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं करते हैं तो इसकी वजह इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्सेज प्लानिंग, और जिसके लिए इस बार सीबीएसई एसएसटी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है और इसके क्या प्रॉपर मेथड्स होते हैं। ये शायद लॉन्ग क्वेश्चन में आया था इस बार एनसीईआरटी में। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज प्लानिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया जाता है किस तरीके से आप रिसोर्सेज का यूज करोगे, किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, किन रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करना है। फर्स्ट थिंग रिसोर्सेज प्लानिंग में हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस करना चाहिए, सर्वे करनी चाहिए कि उस रिसोर्सेज को सर्वे करनी चाहिए, मैपिंग की जानी चाहिए किस एरियाज़ में किस रिसोर्सेज को देखा जाता है, फिर चेकिंग की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका मेजरमेंट्स किया जाता है। रिसोर्सेज को हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में कैसे निकालेंगे, कैसे यूज करेंगे, और प्रॉपर हमें मैचिंग की जानी चाहिए कि उस रिसोर्सेज को निकालने के बाद क्या उसका यूटिलाइज किया जा सकता है, क्या डेवलपमेंट में वो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है, या फिर हमें कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। तो प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हमें उन चीज़ों को करना चाहिए। वहाँ पर हमें कितना एनवायरनमेंट डैमेज देखने को मिलता है, क्या उस रिसोर्सेज की एनवायरनमेंटल डैमेज को हम लोग भरपाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एक प्री प्लान तरीके से किया जाना चाहिए और इसी को हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। अगला हमारा एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल तरीके से आना चाहिए। हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ से ये वर्ड आता है, सबसे पहली बार 1987 में लिमिट ऑफ ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का वर्ड देखने को मिलता है।
जिसका मतलब है कि हम ऐसा डेवलपमेंट अपनाएंगे प्रेजेंट के साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन को भी सेव करेगा, ऐसे रिसोर्सेज को सेव करेगा ताकि आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन भी अपने आप को डेवलप कर सके, उन रिसोर्सेज को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो हम लोग ऐसा यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को कि प्रेजेंट के साथ साथ उन्हें फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व किया जा सके। पहली बार इससे बड़ी बात हुई 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक कोस्टल सिटी है जहां पर पहली बार अर्थ समिट बुलाई गई। इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और इसमें सहमति बनी है एजेंडा 21 पे। एजेंडा 21 क्या है कि दुनिया भर में कैसे देश अब सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे कि सस्टेनेबल वे में, प्रॉपर वे में, ताकि ये इन्हें इन फ्यूचर के लिए भी सिक्योर किया जा सके। और यहीं से 1995 में हमें देखने को मिलता है MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसके द्वारा बात की गई कि क्या करेंगे कि ऐसे डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हमें इन कंट्रीज़ द्वारा हासिल करने हैं। और जिसके बाद हमें देखने को मिलते हैं 2015 में SDG गोल। SDG गोल की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका टारगेट हमें दिया गया, पूरी कंट्रीज़ की टारगेट दिया गया 2030 तक इन गोल्स को कंप्लीट करना है। इन गोल्स में 17 गोल्स हैं। उन 17 गोल्स में ये बात की गई है कि हमें जो जेंडर गैप है उसे फुलफिल करना है, वाटर क्लीन करना है, पोल्यूशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हमारी अर्थ का उसे हमें लो पे लेके आना है, जो प्रीवियस इंडस्ट्रियलाइजेशन एज थी उस एज पे लेके आना है। इन सारी बातों के बारे में बात की गई है SDG। तो मेन प्रॉपर इसका मतलब यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि आने वाले फ्यूचर्स के लिए हम इस तरीके का प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाएंगे। अगली चीज़ दी गई हमारी NCERT बुक में लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 43% एरिया प्लेन्स है, मैदान है, जिन पे इंडिया का सबसे बड़ा एरिया नॉर्दर्न एरिया, जिसे नॉर्दर्न प्लेन का एरिया, जो कि कई नदियों द्वारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा माना जाता है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। भाई हम बात करें कि 30% के आसपास हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं इंडिया में और 27% के आसपास हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो क्या समस्या देखने को मिलती है हमें लैंड रिसोर्सेज में? लैंड रिसोर्सेज में हम लोग जो प्लेन्स एरिया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर हमारे यहाँ मोस्टली जो बोया गया एरिया है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और जो बोया गया एरिया है उस पर भी हमें जो प्रति हेक्टेयर जो हम लोग फसल काटते हैं उसका भी एवरेज हमें कम देखने को मिलता है। जैसे बात करें हम चाइना की बात करते हैं, या फिर हम इजिप्ट की बात करें जहाँ पर हेक्टेयर वह हमसे दुगनी फसल काटते हैं, इसे पर हेक्टेयर और वहीं हम बात करें इंडिया में तो वह कहीं ना कहीं उसकी उपज कम देखने को मिलती है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब से हम बड़ी मात्रा में इसमें पानी सिंचाई करते हैं, बड़ी मात्रा में इरीगेशन करते हैं, बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड है या सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी कम हुई है, जिसकी वजह से हमें बैरन लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है? बड़ी मात्रा में हमें कटान देखने को मिलती है, जिससे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन की वजह से बड़ी मात्रा में पेड़ भी काटे जाते हैं। कई ऐसे डेवलपमेंट के काम होते हैं जिनमें पेड़ों को काटा जाता है, कोई डैम्स बन रहा है, कोई रोडवेज बन रहा है, तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो दिन पे दिन कम होता हुआ जा रहा है। किसी कंट्री के लिए आइडियल माना जाता है कि 33% उसका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बट इंडिया में अफसोस की बात ये बहुत कम है, 24% के आसपास हमें देखने को मिलता है। भाई हम प्लेटू रीजन्स की बात करें तो प्लेटू रीजन्स में मेनली प्रॉब्लम्स हमें ये देखने को मिलती हैं, माइनिंग के एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, एफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को जीवन कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव होता है। वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो कैसे हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, ऐसी माइनिंग एक्टिविटीज़ जो इलीगल तरीके से हैं और उन पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस होता है, तो वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए या उन एक्टिविटीज़ को वहाँ पर कम करना चाहिए। थर्ड थिंग्स इज जो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे कंट्रोल करें और उसे प्रॉपर वे में मैनेज करके ही हम लोग उन वेस्ट को कहीं ना कहीं लैंड एरियाज़ में छोड़ें।
और थर्ड फेज है ओवर इरिगेशन से हमें बचना चाहिए। जो ड्रिप इरिगेशन है या फिर और अच्छी तरीके के इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका हमें यूज करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर के एक क्विक रिवीजन देखा।